तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलो पहले क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कल का या जो पिछला टॉपिक है ना उससे। इसके बाद ये 10-15 मिनट का टॉपिक है, इसको समझा देंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके? यस सर। यस सर। तो ये सब तो होमवर्क था, होप ये सब कर लिए होगे तुम लोग। यस सर। चलो ये रहा नया क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करो इससे। ठीक है, पहले हम कुछ देर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे जाएंगे। दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस यस सर। आया किसी का? कर रहे हैं सर। क्या क्या आया? हेलो? कर रहे हैं सर अभी। ओके, करो करो। फर्स्ट ऑप्शन आएगा सर 1.25 10 raised to power -4। फर्स्ट आया?
और किसी का आया? फर्स्ट ही आ रहा है? यस सर। ओके, चेक कर लेते हैं वैसे, ठीक है ना। तो देखो ये है ना, देखो इस वायर पे जो फोर्स है इधर लगेगा, ठीक है। कल भी ऐसा क्वेश्चन किए थे ना। यस यस सर। एजी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एबी पे जो फोर्स है वो इधर लगेगा, ऊपर लगेगा ना, यस ठीक है। और जो बीसी है, बीसी पे जो फोर्स है इधर लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो बीसी में डायरेक्शन करंट का नीचे है और इसमें ऊपर है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन होगा इस दोनों के बीच, ठीक है ना। यानी यस अपोजिट सर। डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सन यानी इसको इधर ये करेगा। और इस पे जो फोर्स है वो नीचे लगेगा, वो डायरेक्शन से हम लोग देख लेंगे नीचे। हमने कल ये बताया था कि इस पे और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल लग रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब इस पे जो एक फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, उसको मान लेते हैं एफ ए डी, ठीक है। एफ ए डी एक लग रहा है और एक लग रहा है एफ बी सी। कौन सा बड़ा होगा? एडी बढ़ो। एडी बड़ा होगा ना। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वायर पे वो लग रहा होगा एफ ए डी माइनस एफ बी सी। यहाँ से तो ये क्लियर हो गया ना, ये जब ए डी बड़ा है यानी इस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा है, यानी ये जो लूप है वो इधर आएगा, वायर की तरफ आएगा, यानी अट्रैक्शन होगा लूप का, ठीक है। यस तो अट्रैक्शन यस तो सर। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। दोनों में अब देखो ऑप्शन अलग अलग है, ये 1.25 है, ये है 2.5, ठीक है। तो हमें फोर्स कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो एफ ए डी माइनस एफ बी सी, जब हम एफ ए डी निकालने की जाएंगे, ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो होता है, अगर वायर पे जो फोर्स होता है वो होता है म्यू नॉट I1 I2, दोनों वायर का करंट का प्रोडक्ट, अपॉन 2 पाई इंटू जो डिस्टेंस होता है और इंटू एल, ठीक है। एल दिया हुआ यस है, सर। एल दोनों वायर का, इसका भी एल कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है। तो देखो जो एफ ए डी होगा, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से एफ नेट लिखें तो एफ ए डी जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2, I1 25 और ये 15, ठीक है। 25 इंटू 15 बाई 300। डी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो 5 यस। सेंटीमीटर यानी 0.05, ये हो गया। और इंटू लेंथ, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं ना, नीचे भी सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर, वो कैंसिल ही हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो 5 लिख लेते यस हैं, सर। 5 और ऊपर भी 10 ही ले लेते हैं। तो देखो इसको भी बदलोगे तो बाई 10 कर 100 करोगे, इसको बाई 100 करोगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, 100, ठीक है ना। यस यस तो सर। ये माइनस, जब हम एफ बी सी लिखेंगे ना तो एफ बी सी जो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, और उसमें भी करेंट तो दोनों में सेम ही है, 25 इंटू 15, ठीक है। अपॉन 2 पाई, इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ कोई? 30 सेंटीमीटर। 30, ठीक है, 30 इंटू लेंथ तो 10 ही है, ठीक है। तो देखो ये सब चीज ना कॉमन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ बचेगा 1/5 और इधर बचेगा 1/30, ठीक है। म्यू नॉट बाई 2 पाई 25 15 और 10, 25 15 और 10 बाहर आ जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू भी रख देते हैं, 2 इंटू 10 के पावर -7, ठीक है, इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10, और ये हो जाएगा 1/5 -1, ठीक है।
क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इसमें अब क्या करो, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये 25 इंटू 2 ये 50 हो जाएगा, और 50 इंटू 15 750। 750 ही होगा ना, 50 इंटू 15। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 750। और ये 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसा लिख देते हैं 750। 750 और एक ये रख ही देते हैं यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻7। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 - 1/30, यानी 5/30। एक मिनट, 30 एलसीएम आ जाएगा तो 6 - 1। ठीक है, हाँ। तो 5/30 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो। और ये 75 इंटू 5 कितना आ जाएगा बताओ? 75 इंटू जो 5 आ जाएगा ना 370। ऐसा करते हैं ना, 75 को हम 25 से कैंसिल कर देते हैं। 25 250 बचेगा, और 250 25 इंटू 5 125। ठीक है, 125 और ये जीरो था, Yes, sir. इंटू 10⁻⁻7। अब देखो एक जीरो से यहाँ से हटा के 10⁻⁻6 कर दो, तो जो फोर्स ने क्या गया वो आ गया 125 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ऑप्शन देखो ऐसा नहीं है, ऑप्शन में या तो 1.25 है, यानी 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो को ऊपर आने दो और 2 जीरो से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4। यही आएगा ना? यस सर। Yes, Yes, sir. क्लियर है? ओके, Yes, sir. चलो, तो ये था क्वेश्चन। ये करो पहले, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी करवाए थे। Third option, I guess. ऑप्शन 3, द रॉड विल मूव अपवर्ड एंड टर्न क्लॉकवाइज एट द सेम टाइम। क्या समझाओ थोड़ा कैसे आया था? हाँ कमलप्रीत, Sir, force. एक मिनट, कमलप्रीत बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ जी बोलो अनमोल। Sir, force ऊपर की तरफ लग रही है सर। हाँ जी, और ये और घूमेगा क्यों? और आई ए बी सर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। नहीं, ये तो पता है कि फोर्स जो सीडी पे है, सीडी को देखना है ना, मैं तो सीडी यस सर। उस पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, नेट फोर्स जो है ऊपर लग रहा होगा, लेकिन ये घूमेगा क्यों? ए बी की वजह से। अट्रैक्टिव फोर्स ये भी होगी सर, ए बी की वजह से। नहीं, एट्रैक्टिव तो नहीं, ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ना इस पे, तो ये सर यस घूमेगा क्यों? हाँ बताओ। ए बी देखो अट्रैक्टिव इसका होगा सर।
नहीं, अगर सेम एट्रैक्शन नहीं होगा इसमें, नहीं नहीं, ये तो ऊपर लगेगा ना इसमें फोर्स। एट्रैक्शन कब होता है? जब इधर लगता तो ये तो ऊपर जाएगा, समझे? यस ये क्या है, ये तो ऊपर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे ना, बताए थे ना, इस पे जो फोर्स है ऊपर लग रहा है, यस सर ऊपर। ठीक है। तो ये तो जाएगा ऊपर, तो ये इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, ये तो जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन ये क्यों जाएगा ऊपर? हाँ ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये घूमेगा क्यों, ये बताओ। सोचो कोई। सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा रहा है ना, वो ऊपर क्यों जाए, घूमेगा क्यों? देखो घूमेगा क्यों, समझाते हैं। देखो इस पे क्या हो रहा होगा ना, फिर हम इस पे बात करें तो हर एक जो छोटा छोटा एलिमेंट है ना वायर का, हमने क्या बताया था कि इस छोटे एलिमेंट पे भी ऊपर फोर्स लगेगा, इस पे भी ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। इस पे भी ऊपर, मतलब जो छोटा छोटा एलिमेंट ले रहे हैं उस सभी पे क्या है, फोर्स ऊपर लगेगा। और उसको हमने इंटीग्रेशन से किया था। तो देखो Yes. होगा, यस Yes, सर। sir. जो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट होगा ना, ठीक है, वो जो है वो वायर के पास है, ठीक है। तो इस जो छोटे से डीएल लेंथ पे जो है फोर्स ना, तो यहाँ पे देखो ये वायर के पास होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस वायर से, तो इसके कारण जो है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा ना। जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे अगर छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे तो उस पे जो फोर्स है इससे थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, इससे थोड़ा कम। उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो इससे थोड़ा कम, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो फोर्स है ना वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम होते होते, ठीक है। वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो इसके कारण क्या होगा कि देखो अगर मान लो कोई रॉड है तुम्हारे पास, उस पे एक एंड पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, और जो और सब दूसरे एंड है उस पे कम फोर्स लग रहा है मान लो, ठीक है, एक एंड पे ज्यादा, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो ये रॉड है, ठीक है, रॉड है जो करंट कैरिंग वायर या rod जो भी मान लो, इस पे जो नेट, अगर इसका हम सेंटर ये ले ले, ये सेंटर ले ले, तो जो नेट इफेक्टिव फोर्स है ना वो इधर लगेगा, ठीक है। जो नेट इफेक्टिव फोर्स है, अगर हम सेंटर ऑफ फोर्स मान ले, ठीक है, तो सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ लगेगा। अगर हम सभी फोर्स को हटाकर एक फोर्स लगाना चाहे तो हम मान सकते हैं कि जो इफेक्टिव फोर्स है ना वो इस पॉइंट पे लग रहा है, समझ गए? यस अब सर। ये क्या होगा ना, ये मूव करने के लिए और रोटेट होने के लिए भी फ्री है ना, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा भी ऐसे, इस तरह से, ठीक है, यानी रॉड इस तरह से ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, घूमेगा से, ठीक है। तो ये ऊपर भी जा रहा होगा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है, तो ये फोर्स इसको ट्रांसलेट भी करेगा ऊपर। और क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो सेंटर के पास लग रहा है, सेंटर से दूर लग रहा है, तो क्या होगा, ये रोटेट भी होगा। तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि मान लो एक रॉड ले लिए और रॉड के एक मान लो सेंटर पे तुम धागा बांध के इसको खींच रहे हो, तो ये सिर्फ ऊपर जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास से थोड़ा भी इधर उधर तुम ऐसे धागा बांध के खींचोगे ना, तो ये आगे भी जाएगा और प्लस ऐसे घूमेगा भी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि इस वायर के कारण जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण इस वायर के जो सीडी वायर है उसके हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग लग रहा है, इसीलिए ये घूम भी रहा है। और डायरेक्शन इसलिए क्लॉकवाइज है क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ लग रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, यानी ये इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगा, ठीक है।
यस समझ गए? क्लियर है ये? Yes, sir. क्लियर है सर। ओके। ये करो। सर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, ट्रांसवर्स। हेलो, क्या सर बोला अनमोल? ट्रांसवर्स मैग्नेट सर ये ट्रांसवर्स अंदर की मैग्नेटिक तरफ है, फील्ड को। अंदर की तरफ है ये, ठीक है, प्लेन के। ठीक है सर। ट्रांसवर्स का मतलब अक्रॉस हो गया, ये मतलब इस प्लेन के अक्रॉस है, ठीक है ना? यस सर। 3 न्यूटन आएगा सर। 3 न्यूटन आया। एक मिनट देख लेता हूँ। ये 6 और 8 है, ठीक है। तो डायगोनल जो हो जाएगा एल इफेक्टिव होगा, और वो 10 हो जाएगा ना। तो यस सर। ठीक है, तो 0.13, ठीक है, 3 आएगा। आया और किसी का? देखो इसमें एल इफेक्टिव सर देख लो पहले। बताना हाँ देखो कैसे ना, आएगा? यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो करंट कैसे आ रहा है ना, ऐसे गया, ऐसे आया और इधर, ठीक है। तो एल इफेक्टिव ये हो गया ना, ये, ठीक है। तो ये एक तरह यस से सर। रेक्टेंगल बन गया है ना, एक तरह से ये रेक्टेंगल बन गया है। ये क्या है, एक तरह से एक ऐसा रेक्टेंगल बन गया है। ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। और ये डायगोनल जो है अपना एल इफेक्टिव है, ठीक है। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? राइट एंगल के एंगल से देखोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जो अपना एल इफेक्टिव है ना, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एल इफेक्टिव इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एल इफेक्टिव में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो एल इफेक्टिव इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो साइन 91 यानी फोर्स जो हो जाएगा आईबीएल से हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री यस के सर। केस में आईबीएल। तो और आई कितना है? आई जो है 3 एम्पियर है। बी जो है अपना 10 है, और एल है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ये देखो। थर्ड ऑप्शन आएगा सर, ई बी अपॉन 2 पाई।
QB अपॉन 2πm। थर्ड से EB upon 2 pi m। मास दे दिया है इसमें, इलेक्ट्रॉन मास, काइनेटिक एनर्जी E, ठीक है, इंटर यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड ना, 1.5। यस सर। और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2πm अपॉन QB, ठीक है, 2πm अपॉन QB। तो इसका उल्टा कर दोगे तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो QB अपॉन 2πm, और Q के जगह हम लोग E ले लेंगे क्योंकि प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, तो EB अपॉन 2πm। काइनेटिक एनर्जी का जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है ना, यस सर। ठीक है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो वो टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने से रेडियस बढ़ जाता है लेकिन या घट जाता है, लेकिन टाइम पीरियड उतना ही लगता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रेशियो का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ये लास्ट है अपना। रिमेन कांस्टेंट सर। कांस्टेंट हाँ जी, रहेगी सर। फर्स्ट क्लास में ही जब हमने पढ़ा था इसका चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बताया था ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कोई भी पावर डिलीवर नहीं करता है, ठीक है। पावर क्या होता है उसका कारण जीरो होता है, पावर जीरो होने के कारण जो है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है, कोई भी वर्क नहीं करता, वर्क जीरो होता है। जब वर्क जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो रिमेन यस। कांस्टेंट, ठीक है। ये सब थोड़ा, ये तो गैल्वेनोमीटर आ गया। अब चलो देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन एक दो रहते ही है, ठीक है ना, ज्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाए जेईई मेंस में, तो अच्छे से समझना इसको। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है, इट कैन मेजर, इट कैन डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करेंट इन सर्किट, ठीक है, सर्किट, ठीक है। अगर कोई भी सर्किट में अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं तो उसमें मेरा काम होगा या तो वो उस सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर ले या मेजर करे, ठीक है। इसका लिमिटेशन यही है कि ये स्मॉल करंट को ही मेजर करता है, ठीक है, इसका कारण बताएंगे क्यों। तो इसका मेन काम है डिटेक्ट करना, ठीक है, मेजर, ये मतलब मेजर तो बहुत ही कम केस में हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन इसका मेन काम है डिटेक्ट करना कि कोई भी सर्किट में करंट है या नहीं, ठीक है ना। देखोगे कि कभी हम लोग के घर पे कुछ खराब वगैरह होता है वायरिंग में, ठीक है, तो जो टेक्नीशियन आता है वो एक इंस्ट्रूमेंट लिए आता है, वो इंस्ट्रूमेंट से वो डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट वगैरह है कि नहीं, ठीक है। यस सर। वो एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही रहता है, ठीक है। तो इसका काम ही है कि वो करंट को डिटेक्ट करे, और इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये है कि टॉर्क ऑन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई
टॉर्क ऑन करेंट कैरिंग कॉइल लिख लो, टॉर्क ऑन करेंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करेंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे, ठीक है, तो करंट कैरिंग कॉइल जो है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, और उस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, ठीक है, उस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण उस पे एक टॉर्क आता है M×B, ठीक है, और वो जो टॉर्क होता है अगर मैग्नेटिक कॉइल है तो उस पे N×I ये हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट M×B, ठीक है ना। यस सर। तो उसी प्रिंसिपल पे ये है वर्क करता है, समझ गए। यस सर। यस सर। क्या किया जाता है ना कि देखो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे फिगर में कि दो मैग्नेट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेने का भी यही कारण होता है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो सब रेडियल रहे, ठीक है। अगर सीधा ऐसे ले लोगे ना इस तरह का मैग्नेट, ठीक है, तो वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इस तरह से। अगर सिलेंड्रिकल लेने से ये होता है, इस तरह का शेप लेने से ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक रेडियल डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह से, समझ गए ऐसे। यस सर। तो अब इसमें ये समझना है कि ये वर्क कैसे करता है। देखो, तो इसमें एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे इसका अगर हम सिंपल एक डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरह का बनाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो होता ये है ना कि ये कुछ इस तरह का रहता है। मान लो कि एक कॉइल होता है वहां पे, ये ऐसा, ठीक है, एक क्लोज कॉइल इस तरह का रहता है। ये कॉइल जो होता है ना एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है नीचे से, ठीक है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड जाता है। यहाँ पे जो है एक पॉइंटर लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो एक पॉइंटर लगा रहता है, एक पॉइंटर ऐसे, ठीक है, और इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही इसको हम लोग कोई सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इस कॉइल में क्या है, करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है, और करंट फ्लो जैसे ही होना शुरू होगा तो ये क्लोज कॉइल है तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, है ना, आई इंटू एरिया। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है, ये सब देखो, ये सब है ना, ये एक साथ ही है, ऐसा नहीं समझना कि दूर दूर है, ये मतलब टर्न बनाया गया है, ठीक है, ये एक तरह से वाइंडिंग बनाया गया है, ठीक है ना, ऐसे करके एक ही वाइंडिंग पे ऐसे 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 करके ये वाइंडिंग बनाया है। ये नहीं समझना कि अलग अलग है, ये वाइंडिंग बना हुआ है, ठीक है। तो ये एन एन नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं इससे है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन इंटू आई इंटू एरिया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक। हाँ,
और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस मैग्नेट के कारण है बाहर, ठीक है, इसके रीजन में। तो इस पे क्या है, एक टॉर्क लगेगा। जैसे इस पे टॉर्क लगेगा ये घूमना चाहेगा, ठीक है, ये घूमना चाहेगा। और जैसे ये घूमना चाहेगा ना, स्प्रिंग क्या होगा, ट्विस्ट होगा। समझे? स्प्रिंग क्या होगा, यस सर। स्प्रिंग क्या होगा, ट्विस्ट होगा। और जब स्प्रिंग ट्विस्ट होता है, या मान लो स्प्रिंग कंप्रेस या एक्सटेंड होता है, तो स्प्रिंग का जो नेचर है वो अपने आप को फिर से ओरिजिनल शेप में रीगेन करना चाहता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग को या रबर को या वायर को, किसी को तुम ट्विस्ट करोगे ना, तो उसको देखोगे कि वो फिर अपने आप को नेचुरल पोजीशन पे लाना चाहेगा, ठीक है। यानी कि वो अपने अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग मतलब वो फिर से रीस्टोर होना चाहते हैं उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो जैसे इस पे टॉर्क लगेगा, और वो जो टॉर्क होगा वो होगा M×B, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो टॉर्क जो होगा वो 90 डिग्री पे है दोनों। तो टॉर्क जो हो जाएगा MB हो जाएगा ना, डायरेक्ट MB sin थीटा sin 91। बोलो बोलो। यस सर। क्लियर है किसी को? एक मिनट, तुम लोग का दिख नहीं रहा, एक मिनट देख ले। जी बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तरह से इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में जो टॉर्क आएगा ना, देखो, मान लो कि स्प्रिंग कुछ एंगल घूम गया, ठीक है। स्प्रिंग क्या हुआ, कुछ एंगल घूम गया, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा एंगल ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो जो स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग टॉर्क आता है ना, जो रीस्टोरिंग टॉर्क, लिख दे। ये तो टॉर्क आया MB, जो आया ना, ये MB आया है, ये आया है इस वायर में, इसमें, इस लूप में। वो MB हो जाएगा NIA×B, ठीक है, NIA×B। ये टॉर्क आया इस लूप में, और इस लूप के कारण ये है कुछ एंगल घूमेगा, ठीक है। ये क्या है, जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि थीटा, थीटा जो है वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ एंगल, ठीक है, जैसे ही घूमेगा तो कुछ एंगल ट्विस्ट हो गया। तो ये जो है ना, स्प्रिंग अपने अंदर जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क वो होता है C×थीटा। सी क्या है बताते हैं, सी को बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के मटेरियल पे। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा भी तो वो तुम्हें फार्मूला से ही पूछेगा। ये इसको बोलते हैं सी को टॉर्जनल कांस्टेंट, उसको आगे लिख देंगे हम लोग। और थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो ये जो स्प्रिंग में है ना, वो रीस्टोरिंग टॉर्क आया, ठीक है। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है और जो इस जो लूप में टॉर्क आया, वो हमेशा सेम ही आएगा। क्योंकि होता क्या है ना, कि देखो, स्प्रिंग को तुम मान लो कि स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस किए, ठीक है, कंप्रेस किए कुछ फोर्स लगा के F, तो स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा के उसको अपने आप को रीगेन करना चाहता है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, स्प्रिंग पे जैसे ही तुम ट्विस्ट होगा, तो वो सेम जितना टॉर्क से वो ट्विस्ट हो रहा है, सेम टॉर्क से वो क्या करेगा, अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगा। यानी जो सी थीटा होगा वो इस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी सी थीटा जो होगा वो इस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा NIAB वाले टॉर्क के, ठीक है। सर इसमें सी क्या हाँ है बोलो, सर? सी बताते हैं, समझाते हैं अभी। सी, ठीक है, समझ आया? यस सर, ये यस समझ। सर, ये समझ।
तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये अब हमें क्या करना है, हमें मेन फोकस क्या था इस पे कि हमें करंट मेजर करना था ना कि करंट कितना है या करंट है कि नहीं। तो यहाँ से जो करंट आ जाएगा, यहाँ से जो सर्किट में करंट आ जाएगा वो आ जाएगा सी थीटा अपॉन एन ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करंट मेजर कर लेंगे। होता क्या है कि जैसे ये ट्विस्ट होगा तो यहाँ पे एक ऐसे मार्किंग लगा रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 एम्पियर। ये जनरली जो होता है ना ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के करंट को मेजर करता है। ठीक है, स्मॉल करंट का मतलब मिली एम्पियर का करंट और माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर करता है। ठीक है ना, इससे ज्यादा करंट को भी मेजर नहीं कर पाएगा। इससे ज्यादा करंट को मेजर करने जाओगे ना तो क्या होगा कि कॉइल से अगर ज्यादा करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये कॉइल जल सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना इसको स्मॉल करंट मेजर करने में ही यूज करते हैं। समझ गए? Yes. यस सर। समझ गए? तो I इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन ए पी आ गया। क्लियर है ये? यस सर। सर रिपीट कर दो एक बार, हाँ जी बोलो कोई। रिपीट कर दो सर। रिपीट करना है? ओके। यस सर। ओके, तो देखो होगा क्या, देखो जैसे ही इसको, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो इसके जो कॉइल है इसमें करंट फ्लो करना शुरू होगा। ठीक है, ये जो कॉइल है यहाँ पे भी देख रहे हो ये कॉइल है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉइल, इस कॉइल में क्या है करंट फ्लो करना शुरू होगा। और यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग बना हुआ है ना, ये स्प्रिंग इसी तरह से है। ये थोड़ा सा टॉप व्यू बना दिया हम लोग। ठीक है, साइड से देख रहे हैं इसको तो ये नीचे में देखो नीचे है स्प्रिंग लगा, वो नीचे इस तरह से स्प्रिंग दिखाया है। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, करंट फ्लो करने से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा एन आई ए। ठीक है, एन इंटू आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। ठीक है, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है एन इंटू आई ए। ठीक है, और जो टॉर्क होगा तो ये देखो, ये जो भी मान लो मैग्नेटिक मोमेंट बना, यह मैग्नेटिक मोमेंट एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये इस मैग्नेट के कारण आया है। ठीक है ना, इस मैग्नेट के कारण जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। तो जैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, और वो टॉर्क ये लगेगा। और टॉर्क क्या करता है, किसी चीज को घुमाता है, रोटेट करता है। तो जैसे ही ये इसको रोटेट करेगा ना, ये इसको रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे ये कॉइल क्या है रोटेट होगा, थोड़ा भी घूमेगा, तो घूमने से क्या होगा कि ये स्प्रिंग थोड़ा, स्प्रिंग भी घूमेगा, ट्विस्ट होगा स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि स्प्रिंग थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ, ठीक है, तो ट्विस्ट होने से क्या होता है कि स्प्रिंग अपने आप को चाहता है कि रीगेन कर ले अपने शेप को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कॉइल रोटेट होकर इसको ट्विस्ट कर दिया, तो ये सेम टॉर्क लगा के उसको क्या करेगा, अपने आप को रिगेन करना चाहेगा। उसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क। और वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है ना स्प्रिंग का, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है टी आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा का होता है कि वो कितने एंगल से घूमा। ठीक है, कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ है। तो जो टॉर्क हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। तो जो टॉर्क आ जाएगा रीस्टोरिंग वो आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा सी इंटू थीटा। ये सी को जो बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं, वो आगे लिखेंगे। ठीक है, इंटू थीटा, यानी इस एंगल, इस टॉर्क से वो क्या करेगा, अपने आप को रिगेन करना चाहेगा। और जो देखो, जो टॉर्क हमने ये समझाया था कि जो फोर्स से तुम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करते हो ना, तो स्प्रिंग सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है अपने आप को रिगेन करने के लिए। अगर मान लो तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करो इस फोर्स से, एफ फोर्स से इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग क्या अपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ताकि वो अपने आप को रिगेन करना चाहे, कंप्रेस नहीं होना चाहेगा। या तुम खींचना चाहोगे इधर,
मान लो खींचने के लिए इधर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, इधर एक फोर्स इक्वल लगा देगा की एक्स का, और एफ इक्वल टू के एक्स, वहां से हम लिख देते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है के इंटू एक्स होता है। तो वहां पे जो के होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो था, इसको लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करता था, इसलिए हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट एक अलग कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो है ओरिजिनल कांस्टेंट है, ये इसलिए आया क्योंकि ये ट्विस्ट हो रहा है स्प्रिंग, ठीक है ना, इलोंगेट या कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो टॉर्क होगा सी थीटा, और ये सी थीटा और ये जो टॉर्क है, ठीक है, वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ से जो अगर हमें मेरा मेन फोकस था करंट मेजर करने का, तो हम लोग करंट मेजर कर लिए। करंट कितना आ गया, सी थीटा अपॉन एन ए बी, ठीक है, समझ गए। यस सर। यस सर। ओके। तो इसमें हाँ, अब क्या समझा रहे थे कि जैसे ये ट्विस्ट होगा तो ये जो इंडिकेटर बना हुआ है ना, पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर क्या है, मूव करेगा। मान लो कि यहाँ 0 पे था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 0.1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा भी ट्विस्ट होगा, मान लो कि यहाँ पे आ गया, तो ये क्या मेजर करेगा कि यहाँ पे 0.1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। तो उस तरह से ये ट्विस्ट हो रहा है। डायरेक्शन के लिए भी हम बता सकते हैं कि मान लो कि अगर ये ये इधर मूव हुआ तो वो बता देगा कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये या ऐसे मान लो कि इसको सर्किट में हम इस तरह से लगाते हैं, ऐसा अगर हम सर्किट बनाए थोड़ा सा, तो एक सर्किट है, मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका सिर्फ हम पॉइंटर लगा रहे हैं, बना रहे हैं कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसका पॉइंटर है, ये 0 को कर रहा है। मान लो इसमें करेंट है, ठीक है। तो अगर करंट मान लो किसी भी सोर्स के कारण करंट आ रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो करंट इधर आया तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन भी बताता है। और अगर मान लो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ यानी करंट इस सर्किट में करंट ही नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये था। तो इसके डिफ्लेक्शन, वो यही डिफ्लेक्शन जो है ये थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। वो जितना ट्विस्ट होगा ना उतना डिफ्लेक्ट होगा। तो जो ये डिफ्लेक्शन है ना, वो डिफ्लेक्शन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना थीटा हुआ वही डिफ्लेक्ट हुआ, समझ गए। यस सर। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो मेरे पास ये आया सी थीटा, या ऐसे लिख दो आई एन ए बी इक्वल टू सी थीटा, ठीक है। तो जो करेंट यहाँ से आया, देखो एन ए बी ये सब तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। बी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये मैग्नेट के कारण आ रहा है, तो मैग्नेट को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये बी कांस्टेंट है। एरिया भी कॉइल का कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट रहेगा। और ये जो सी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। इसके नाम में ही कांस्टेंट है, ठीक है, इसके नाम में ही कांस्टेंट है, TORSION टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है ना, ये डिपेंड्स करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आई एन ए बी इक्वल टू सी थीटा, तो इसमें ये और ये कांस्टेंट है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जो करंट है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट। बोलो, यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, थीटा ज्यादा हुआ, यानी करंट उस सर्किट में ज्यादा है। अगर थीटा कम हुआ तो उसमें करंट, बोलो, यस ठीक है। थीटा अगर कम है तो करंट कम होगा। अगर थीटा 0 आ गया तो करंट क्या आ जाएगा, सर। ठीक है। तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई भी करंट नहीं होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो करंट कम होगा, ठीक है। तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये हो गया अपना, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क। बोलो, ये समझ आया इतना।
यस ये सर। फॉर्मूला समझा? हाँ जी, Yes, थम्स अप करो तो। ठीक है, चिराग। अजी मनीष, तुम्हारा क्या? मनीष, चलो। तो ये था, देखो इसमें सर एक दो, इसकी हाँ बोलो। सर इसमें ओरिजिनल कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है? हाँ, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अगर मान लो तुमसे यही पूछेगा ना, तो ये सब वैल्यू दे देगा, करेंट दे देगा, एन दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, थीटा दे देगा, सी पूछेगा तो सी बाई सी इक्वल टू ये पूरा बाई थीटा। ठीक है, ये देखो यस बोले ना, सर। ये कांस्टेंट है। ठीक है, टॉर्डिनल कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो हम तो ऐसा नहीं है कि हर एक मटेरियल का ये याद कर रखेंगे कि इसका क्या है, इतना क्या है। तो वो अगर क्वेश्चन में यूज होगा तो वो दे देगा, या अगर ये पूछेगा, सी ही पूछेगा कि उस मटेरियल का टॉर्डिनल कांस्टेंट कितना है, तो उसके लिए तुम्हें सब ये दे देगा, और सी इक्वल टू आई एन ए बी अपॉन थीटा से तुम निकाल दोगे। ठीक है, यस सर। ओके। चलो, तो इसमें देखो एक दो टर्म डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक दो टर्म डिफाइन किया गया है। एक होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यहीं पे करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर ना। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हो क्या होगा? सेंसिटिव मतलब कितना सेंसिटिव है। ठीक है, यानी देखो, जो भी कॉइल ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है कि वो कम इफेक्ट में ही वो ज्यादा चीज शो करे। ठीक है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं इस केस में कि वो कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। समझे? yes, sir. यस तो सर। अगर कोई भी कॉइल मान लो कि कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि स्मॉल करंट भी रहेगा ना, तो वो मेजर कर लेगा कि इसमें करंट है। ठीक है, बहुत कम करंट भी रहेगा तो वो मेजर कर लेगा कि हाँ इसमें करंट है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. तो अगर मान लो कि कोई गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल करंट को भी, अगर मान लो कोई कॉइल स्मॉल करंट में भी, ठीक है, स्मॉल करंट में भी, करंट में भी अगर लार्ज डिफ्लेक्शन कर रहा है, सो लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉइल इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज मोर ठीक है, अगर अगर मान लो कि स्मॉल करंट में स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो गैल्वेनोमीटर है वो लेस सेंसिटिव है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया लेस सेंसिटिव। इसमें देखो एक दो टर्म डिफाइन किया गया है। एक बोलो, देखो, हाँ, अब ये बताओ कि सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है।
ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। तो जो यहाँ पे अपना था सी थीटा इक्वल टू आई एन बी ए, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट यानी थीटा बाई आई। थीटा बाई आई क्या होगा? ये होगा सेंसिटिविटी, या इसी को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इस फार्मूला से थीटा बाई आई चाहिए हमें ना, तो थीटा को इधर ही रहने दो, आई को इधर ले आओ और सी को इधर भेज दो। तो थीटा बाई जो आई हो जाएगा ना, जो कि सेंसिटिविटी होगा, और वो जो आएगा वो आएगा एन बी ए बाई सी। ठीक है, तो थीटा बाई ये आ गया, यानी जो सेंसिटिविटी है वो कितना आ गया, ये। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. एन बी ए Yes. बाई सी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि किसी भी, मान लो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी हमें हाई करना है, हाई सेंसिटिविटी, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? ठीक है, उसके लिए होना चाहिए, अगर कोई कॉइल में, कोई गैल्वेनोमीटर जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उतना सेंसिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते हैं, ठीक है, जो कॉइल में जो ये गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट रखा हुआ है, अगर उसका वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि देखो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन का है, बी का है, एरिया का है। ठीक है, यानी एरिया बढ़ाने से भी क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखेंगे। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और सी घटाने से क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो सेंसिटिविटी को अगर हम एस से डिनोट करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन का है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया का है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, सी का है। ठीक है, Yes. Yes, ठीक sir. है, अगर नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम बी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं कॉइल का तो उससे भी क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, अगर सी घटाएंगे तब एस बढ़ेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना, क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. हम्म। क्लियर, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें देखो एक दो टर्म डिफाइन किया गया है, यही था, देखो मेन है ना, यही था करेंट सेंसिटिविटी, इसी को बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक देखो इसमें डायरेक्ट सेंसिटिविटी भी बोल सकता है, या एक ऐसा बोलते हैं करेंट सेंसिटिविटी। ये कुछ और नहीं होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट कम करेंट ही होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। ठीक है, जो कि थीटा बाई आई, और थीटा बाई आई कितना है अपना, एन बी ए बाई सी। ठीक है, Yes, sir. दूसरा होता है, ये सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा, करेंट सेंसिटिविटी ही पूछेगा। अगर अलग कुछ पूछता है, ठीक है, तो एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इसको जो होता है ना, ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है,
तो ये हो जाएगा थीटा बाई भी, ठीक है। और देखो भी अगर हमें चाहिए ना, तो भी चाहिए तो भी इक्वल टू आई इंटू आर कर सकते हो, भी को लिखने के लिए आई इंटू आर कर सकते हो, यानी थीटा बाई आई है ना, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी आई आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर इस साइड आर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस तो देखो अगर थीटा बाई आई आर कर रहे हो तो ये कुछ और नहीं, थीटा बाई भी ही है, ठीक है, थीटा बाई भी ही है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी ए बाई सी आर, ठीक है। आर जो है रेसिस्टेंस, जो वायर जो है ना उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, जो क्वाइल है उसका रेसिस्टेंस, समझ गए। यस सर Yes, sir. बोलो ये क्लियर है। Yes, क्लियर sir. है तो यही था अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये Yes, sir. क्वेश्चन करोगे। Yes, sir. यस सर चलो दिख रहा है ना। Yes, sir. यस सर
आया? बस सर 2 मिनट। एक्स की वैल्यू सर 400 आ रही। यस सर, मेरा भी 400 ही आ रहा है। फोरेंगे का है? देखो इसमें कुछ है ना, फॉर्मूला है ना, ये sec थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू NIAB, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, सी पूछा है ना। तो देखो सी पूछा, तो पूछे थे ना, सी अगर पूछेगा तो क्या बोला था कि सब दे देगा, तो सी जो हो जाएगा NIAB अपॉन थीटा, ठीक है। एन दे चुका है, 100, ठीक है। आई दे दिया है, आई कितना है 10 मिली एम्पियर ना, सबको Yes, एसआई यूनिट में बदल लेना। एरिया दे चुका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेना। बी दे दिया है 0.01 टेस्ला, और थीटा जो दे दिया है 0.05 रेडियन। ये रेडियन में ही लेना है, ठीक है ना, ऊपर लिख भी देते हैं थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में ही लेना है, ठीक है। देखो जहां जहां भी थीटा ना, देखो जहां जहां भी थीटा साइन कॉस टेन इसके साथ ना हो ना, तो वहां वहां रेडियन में ही लिया जाता है। जहां जहां थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ ना हो, ठीक है, वहां वहां थीटा क्या चीज में लेना है, रेडियन में। यहाँ देखो कोई साइन कॉस नहीं ना लगा है, ये सिर्फ थीटा है ना, तो ये सब जगह थीटा क्या देंगे, थीटा शुड बी, क्लियर है, yes, यस sir. शुड बी इन रेडियन, ठीक है। जहां भी साइन कॉस के साथ हो, टेन के साथ हो, कोसेक के साथ हो, तो उस सब केस में वो डिग्री में लेना, समझे। जहां भी ऐसा थीटा हो ये सब, ठीक है, तो उस समय क्या लेना, रेडियन में, समझ गए ना, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो यहाँ से थोड़ा तो आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. फोरेंगे क्या यार, Yes, sir. 400. ठीक है, तो यही होगा, ठीक है ना, एक्स फोरेंगे, तो यही होगा आंसर, समझ गए। Yes. जैसे करंट स्मॉल अमाउंट में करना, तो सर मिलीएम्पियर को भी चेंज करेंगे। क्या हुआ, हेलो, सर मैं पूछ रही थी कि जैसे करंट स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, तो जैसे आवाज 10 तुम्हारा इको कर रहा है, एक मिनट हो गया ना। हाँ जी, आप बोलो। सर जैसे करंट 10 मिलीएम्पियर में था, तो ऐसे ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर में तो हम स्मॉल अमाउंट में करंट लेते हैं ना। क्या चीज में लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब होगा ना, एसआई यूनिट में ही रहेगा, ठीक है। जो भी चीजें है ना वो एसआई यूनिट में ही रहेगा, ठीक है। 10 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। भले मेजर कम ही करता हो, ठीक है ना, लेकिन लेना एसआई यूनिट में है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये करो, हेलो। यस तो ये छोड़ दो, ये भी फार्मूला पे है, देखो डायरेक्ट फार्मूला पे, इसमें नंबर ऑफ टर्न पूछ दिया है। ये यस इसमें देख रहे हैं इतना नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द, इसमें बी पूछा है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें देखो मूविंग द वैल्यू ऑफ बी,
इसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पूछा है, इसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पूछा है, इसमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ बी, इसमें भी वही पूछा है सब में। एक ये कर लो, ठीक है, वो सब होमवर्क में कर लेना, ठीक है। यस सर। होमवर्क सर इनके कर देना सर नाल। क्या बोल रहे हो? सर इसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी मैं कर देना सर सेंड। आंसर तो उतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो फार्मूला पे ये सब आंसर मैच कर गया ना तो वही सही रहेगा लगभग, ठीक है ना। ओके यस ये कर लो, एक देख लो, ये भी तो बत समझा ही दिया, करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, ये भी देखो 2022 में 28 जुलाई मॉर्निंग से। तो करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करेंट पाई बाई थीटा ना, वो होता है एन बी ए बाई थीटा बाई आई होता है ना, थीटा बाई आई एन बी ए बाई सी ना। यस यस सर। समझाओ बताओ बी और डी ऑफ क्या। सर यस फोर सर। तो कौन सा होगा, देखो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, ये तो गलत है, ठीक है। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये सही है, ठीक है, क्योंकि बी के प्रोपोर्शनल होता है। सी डिक्रीजिंग द एरिया, ये भी गलत है। डिक्रीजिंग, हाँ ये सही है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बी एंड डी सही ऑप्शन। क्लियर है? यस तो ये था अपना आज का टॉपिक। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो आज का क्लास को यहीं पे एंड करें जी, यस सर। ठीक है। कुछ पूछना भी है किसी को? नो सर। नो, ओके, ठीक है। तो बाय एवरीवन, ओके बाय सर। बाय बाय। सर कल से न्यू चैप्टर शुरू होगा।